हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल WS एकेडमी, वही सर्स एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और बड़ों की इज़्ज़त ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, और छोटों से प्यार कर रहे होंगे गाइस। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है, हमने कल टैक्सेशन उठाया था जिसमें हमने ऑलमोस्ट हाफ पढ़ा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा कि टैक्सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक, उसके बाद हम ये कंप्लीट आज करेंगे। टैक्सेशन हमने पढ़ा, टैक्सोर कहाँ से आया है। ठीक है, लेटिन वर्ड। उसके बाद टाइप्स हमने देखे, डायरेक्ट टैक्स हमने देखा, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। ठीक, उसके बाद कुछ हमने टाइप्स देखे। सबसे पहले हमने टाइप्स कुछ देखे डायरेक्ट टैक्सेस के। सबसे पहले हमने टाइप जो पढ़ा था दैट इज़ फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, दैट इज़ FBT। ठीक है, उसके बाद पढ़ा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट। ठीक, उसके बाद पढ़ा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने पढ़ा कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, स्टेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ये सारे हमने पढ़े, किसमें किसके टाइप से, ये सारे डायरेक्ट टैक्स के। अब उसके बाद हमने कुछ और इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स भी पढ़े थे, जैसे कि एक्सरसाइज ड्यूटी पढ़ा हमने। ठीक है, सेल्स टैक्स हमने पढ़ा, कस्टम ड्यूटी हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि कस्टम ड्यूटी के खुद अपने 3 टाइप्स है, दैट इज़ बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, और हमने पढ़ा इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने पढ़ा एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सर्विस टैक्स। उसके बाद हमने पढ़ा वैल्यू एडेड टैक्स। वैट तक हमने कल ख़त्म किया था। अब लास्ट इसका टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज़ GST। ठीक है गाइस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपका सबसे मेन है। तो आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या बोलता है ये, GST इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स का, दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स होगा यूज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये किस पे यूज़ किया जाता है, सप्लाई पे। सप्लाई किसकी सप्लाई पे, एक तो गुड्स की सप्लाई पे, एक तो सर्विसेज के सप्लाई पे। याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे। बैकग्राउंड ऑफ GST इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। इंडिया में कब हुआ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, GST का। किसने क्या बोला, कब हुआ, कब लाया था, और कब ये एक्ट बना था, ये हम सारा कुछ जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम पहले जानेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखते हैं, इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST इन द ईयर 1954। याद रखना, सबसे पहले जिस कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया गया था अपन, ठीक है, वो कौन सी कंट्री थी, फ्रांस। कब किया गया था, 1954। ठीक है गाइज, उसके बाद एज द GST हैज़ अ कैपेसिटी टू रेज रेवेन्यू। याद रखना, GST में ये कैपेबिलिटी है कि वो रेवेन्यू को रेज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है इन द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड न्यूट्रल मैनर। और इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं दिखेगी, ट्रांसपेरेंट होगा न्यूट्रल मैनर में। ठीक है गाइज, विद इन 62 ईयर्स ऑफ एडवेंट, 62 ईयर्स होने के बाद, मोर देन 160 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड GST। याद रखना, इसके बाद 62 ईयर्स होने के बाद, 1954 के बाद जो 62 ईयर्स है, अगर आप 1954 को ऐड करते हो, क्या 62 ज़रा कितना होगा, ये होगा 6, ये होगा 1, ये होगा 0, ये होगा 2, मीन्स 2016 तक की बात कर रहा है। 160 कंट्रीज़ ने ये अडॉप्ट किया था। तो बहुत ज़्यादा इसका जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ गया हर किसी, पूरे मुल्क में। ठीक है, या पूरे वर्ल्ड में। ठीक है गाइज, उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना, इन इंडियन पर्सपेक्टिव, आइडिया ऑफ अडॉप्टिंग GST वाज सजेस्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन 2000 में। देखो जी, 1954 और 2000 में कितना फ़र्क है, 46 ईयर्स। मीन्स इंडिया 46 ईयर जो है पीछे चल रहा है, किसके, फ्रांस के। किसके कंपैरिजन में, इसी GST के कंपैरिजन में। ठीक है गाइस, देखो जी, अब ये भी नहीं है कि 2000 में ही ये इम्प्लीमेंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये कितना आगे। ठीक है, फिलहाल आप याद रखो कि 46 ईयर्स के बाद इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सजेस्ट किया कि हम भी यहाँ पे GST लेंगे। फिर नहीं हुआ ये। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं हम। द आइडिया ऑफ GST वाज स्ट्रांगली, उसके बाद स्ट्रांगली
इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो बकवासी बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मतलब इंडिया में लोग क्या है, वो जाहिल है, ठीक है गाइस। तो इनने बोला कि शायद हमारे लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये जाहिल लोग थे, तो इनने ये अडॉप्ट नहीं किया उस टाइम। द आइडिया ऑफ जीएसटी वाज स्ट्रांगली मूटेड इन 2004 बाय केलकर टास्क फोर्स। केलकर कमेटी बिठाई गई, केलकर टास्क फोर्स बनाया गया, उन्होंने इसको स्ट्रांगली मूट किया। कब? 2004 में। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने बताया था कि सजेस्ट किया था, लेकिन 2004 में इसको क्या फिर ज़्यादा मतलब तरजीह दी किसने? केलकर टास्क फोर्स ने, ठीक है। द जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया फ्रॉम इट्स ओरिजिन। ओरिजिन कब मनाया जाता है? अब ये बोला जाता है कि ओरिजिन इसका है 2004, हालांकि 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या दिया था, सजेस्ट किया था, लेकिन फिर भी ओरिजिन इसका माना जाता है 2004 अप टू द इनएक्टमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन इन 2017। दैट मीन्स ये जो इम्प्लीमेंट किया गया ना 2017 में किया गया है। ज़रा अगर आप देखते हो 2017 को 1954 जो है माइनस करो तो कितना आएगा? ये आएगा आपका जी, ये 63 ईयर्स। कितना? 63 ईयर्स इंडिया पीछे चल रहा है फ्रांस के इन कंपैरिजन ऑफ जीएसटी। तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट को अभी भी चाहिए कि वो दुनिया के साथ चले, वो अपनी कंट्री जो है ना, हर कोई कंट्री चाहता है कि वो डेवलपमेंट हो, यहाँ पे डेवलप्ड बने, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या कदम उठाने पड़ते हैं गाइस, ठीक है, जो यहाँ की गवर्नमेंट नहीं उठाती। द जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया फ्रॉम इट इज़ 2004 origin and enactment and implementation in 2017 has gone through many ups and downs। तो 2004 से 2017 तक, दैट मीन्स 13 ईयर्स में इसका जो मसला था अप डाउन्स हो गए थे, प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है गाइज। These developments can be consolidated in chronological order in the following manner। ये जो डेवलपमेंट्स की गई थी ना 2004 से स्टार्ट, उसके मैंने ये क्रोनॉलजिकल ऑर्डर में ये दिया है। पहले सबसे पहले आई केलकर टास्क फोर्स 2004 में। In 2004 the Kelkar Task Force floated the idea of an integral nation level goods and service tax and strongly recommended introduction of GST in India। इन्हें ही strongly introduce किया गया था, या इनने ही इसका आइडिया दिया था, ठीक है गाइस। आइडिया तो असल में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन स्ट्रांगली जो इस पे काम किया वो किया केलकर टास्क फोर्स ने। कब? 2004 में। और इनने बोला कि जीएसटी यहाँ पे लागू होना चाहिए। उसके बाद आया बजट स्पीच, उसके बाद 3 ईयर्स हो गए। 2007 टू 2008 के बजट स्पीच में क्या किया गया? द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम जो था, उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे, वाइल प्रेजेंटिंग द सेंट्रल बजट, जब इनने सेंट्रल बजट बनाया 2007-2008 का, अनाउंसड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इसमें पहली बार जो बजट में आया है ना जीएसटी का इंट्रोडक्शन, वो किसने लाया? पी चिदम्बरम ने। कब? 2007-2008 फ्रॉम अप्रैल। उनने बोला कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होना चाहिए जीएसटी। इनने क्या बोला? बिल के हिसाब से लिखा था 1 अप्रैल 2010 के हिसाब से या इस डेट पे ये लागू होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर लागू नहीं हुआ। उसके बाद आया अभियान्स पीरियड ऑफ जीएसटी। मेनी हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स वर गवर्नड एंड जीएसटी कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई उस जिसकी वजह से जीएसटी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इट केप्ट मिसिंग सेवरल डेडलाइंस बट फाइनली गेनड मोमेंटम वंस अगेन इन 2014। याद रखना, उसके बाद बहुत सारी 2007-2008 से बहुत सारे क्या किए गए थे, इनने डेडलाइंस दी थी। पहले तो डेडलाइन इनने 1 अप्रैल 2010 दी थी, उसके बाद फॉर एग्जांपल 2011 दी होगी। इसी तरह ये मतलब सारी डेडलाइन जो है ना वो कमज़ोर होती चली गई, लेकिन उसके बाद इनने इस जीएसटी ने मोमेंटम कब पकड़ा? 2014 में, ठीक है। तो ऑन 19 दिसंबर 2014 में द एनडीए गवर्नमेंट मीन्स भाजपा गवर्नमेंट, हाँ बीजेपी जिसे हम कहते हैं, टेबल्ड इन द लोक सभा द 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 ऑन जीएसटी। तो इनने ये क्या किया? लोकसभा में ये डाला, ठीक है। कब? 2014 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब? 6 मई 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 2014 का, ठीक है, वो पास किया गया।
लोकसभा। देखो जी 2014 में ही ये एनडीए गवर्नमेंट ने लोकसभा में ये बिल डाली थी, एक हिसाब से ये बिल डाली थी, ठीक है। लेकिन वो कब पास हो गई लोकसभा में, वो हो गई 6 मई 2015 को, ठीक है। उसके बाद 3 अगस्त 2016 जब आ गया, ऑलमोस्ट 1 साल और 3 महीने के बाद द अमेंडमेंट बिल वाज पासड इन राज्यसभा। उसके बाद 15 मंथ्स के बाद राज्यसभा में क्या हो गई, पास ये बिल, ठीक है। उसके बाद क्या आया, 8 सितंबर को 2016 में सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड बाय मेनी स्टेट्स वन आफ्टर द अदर। उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स को ये बताया गया कि ऐसे हम करने जा रहे हैं, ऐसे उनने ये रेटिफाइड भी किया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंड बिल 2014 जो पहले दी गई थी, रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसका फिर प्रेसिडेंट का आना था, वो कब बताया गया, 8 सितंबर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उस टाइम थे, उन्होंने ये एक किस्म से क्या किया, साइन किया कि नहीं ये बिल जो है सही है, ठीक है। जब लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में गई, उनने भी पास किया, राज्यसभा में भी गई, उनने भी पास किया, उसके बाद आ गई प्रेसिडेंट के पास, तो इनने भी पास किया, ठीक है। तो क्या, इट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, 101st अमेंडमेंट एक्ट ये बना 2016 का, ठीक है। विच पेव्ड द वे ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जिसकी वजह से जीएसटी ऑफ इंडिया आ गया, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर आ गया, ठीक है। उसके बाद आया जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एक्ट। इनके बाद क्या बनाया, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 27 मार्च 2017 में, ठीक है। 4 बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, 4 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई। कौन कौन सी, सीजीएसटी बिल, सीजीएसटी बिल, ये पहले बिल थी, उसके बाद एक्ट भी बना, मैं बताऊंगा अभी कब ये एक्ट बना, ठीक है। इस पे ध्यान रखना आप। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल, एचजीटी मीन्स स्टेट जीएसटी बिल, ठीक है। 2017 में ये बिल बना, पास की गई, किसने, लोकसभा ने। उसके बाद 29 मार्च जो है ये मेन डेट है इसका, ठीक है। 29 मार्च को क्या किया गया 2017 को, द अबव 4 सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन पास्ड इन लोकसभा। लोकसभा में पास, पहले तो प्रेजेंट ये 27 को की, लेकिन पास कब हो गई, लोकसभा में 29 को, ठीक है। 12 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, द अबव 4 रिसीव्ड एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो 12 अप्रैल 2017 में क्या हुआ, इनको ये चारों बिलों को एसेंट किसने दिया, प्रेसिडेंट ने, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड बिल्स टर्न्ड इनटू फॉलोइंग एक्ट, और ये बिल जो है ना एक्ट्स में कन्वर्ट हो गई। जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसेंट देते हैं तब कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कौन कौन सा ये हो गया था एक्ट, यही सीजीएसटी बिल थी, वो सीजीएसटी एक्ट बन गया। आईजीएसटी बिल थी, वो आईजीएसटी एक्ट बन गया। यूटीजीएसटी बिल थी, एक्ट बन गया। इसी तरह एचजीएसटी एक्ट बन गया, ठीक है गाइस। उसके बाद अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, 3 कंपोनेंट्स है इसके, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी। आई मीन्स इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मीन जहाँ पे स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का हाथ होगा। सीजीएसटी मीन्स जहाँ पे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ होगा। एचजीएसटी मीन्स जहाँ पे खाली स्टेट गवर्नमेंट का हाथ होगा, ठीक है गाइस। इन केस इफ द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज बिटवीन द 2 स्टेट्स और इंटर स्टेट। याद रखना, जब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जम्मू एंड कश्मीर है, या चलो मैं मानता हूँ ये पंजाब है, ठीक है, ये एक स्टेट है, और हरियाणा है, ये दूसरी स्टेट है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना, ठीक है, और लेकिन वो यहाँ पे लिया गया बेचने के लिए हरियाणा में। तो यहाँ पे कितनी ये हो गई स्टेट्स इन्वॉल्व, 2 इन्वॉल्व हो गई, या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। इसका ये मतलब है अगर किसी स्टेट में मैन्युफैक्चर होता है लेकिन बेचा किसी और स्टेट में जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या हम बोलते हैं हम, जहाँ पे कम से कम 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होगी, क्या होगी, इन्वॉल्व, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट, ठीक है। और याद रहे जहाँ पे ये फर्क, अगर ये बनता है पंजाब में कोई प्रोडक्ट और ये इसी पंजाब में बेचा भी जाता है, ठीक है, कंज्यूम भी किया जाता है, उस तो दैट मीन्स यहाँ पे एक ही स्टेट इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। जहाँ पे बना वहाँ पे ही बेचा गया और वहाँ पे कंज्यूम भी किया गया, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मीन्स विद इन ओनली 1 कंट्री, स्टेट, और इंटरस्टेट मीन्स विद इन द मिनिमम ऑफ 2, ठीक है, स्टेट्स। IGST is applicable if the sale is within the state और interstate, ठीक है। IGST का देखो जी, एक था CGST, SGST, ठीक है, वो इंटरस्टेट में आता है, और IGST कब आता है, वो आता है इंट्रास्टेट में। CGST एंड SGST आर एप्लीकेबल इन
सॉरी, देखो जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, इंटरस्टेट जब होता है ना, इंटरस्टेट, ठीक है, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, आईजीएसटी। और जब इंट्रास्टेट होता है ना, ठीक है, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का हाथ होता है, ठीक है। मैंने अभी बोला इंटरस्टेट मीन जब दो कंट्री होगी, इंट्रास्टेट मीन जब एक ही ये सॉरी एक ही स्टेट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आईजीएसटी होता क्या है, ठीक है। व्हेन देयर इज इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट मीन्स जब यहाँ पे एक ही स्टेट मानी जाएगी, ठीक है। सेल इज मेड बिटवीन टू स्टेट्स, आईजीएसटी, इंटरस्टेट, आईजीएसटी व्हेन देयर इज एन इंटरस्टेट, इंट्रा नहीं, इंटरस्टेट मीन्स दो स्टेट्स, ठीक है, इंटरस्टेट। मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी, क्योंकि सेम वर्डिंग है, ठीक है। सेल इज मेड बिटवीन टू स्टेट्स होते हैं, आईजीएसटी इज एप्लीकेबल, आईजीएसटी तब एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आईजीएसटी कब लिया जाता है, जब एक स्टेट में बना होता है और दूसरे स्टेट में इसको भेजा जाता है। ये जो टैक्स यहाँ पे होता है ना, ये कौन सा होता है, आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल, याद रखना आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसको शेयर कौन करता है, सेंट्रल भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। खाली आप इतना याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इसको शेयर जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर फ़ायदा उठाना होता है ना, वो सेंट्रल भी उठाता है, स्टेट का भी उसमें हिस्सा होता है, ठीक है गाइज। उसके बाद आता है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, याद रखना व्हेन देयर इज ए इंट्रास्टेट मीन्स एक ही स्टेट जहाँ पे इन्वॉल्व होगी ट्रांजैक्शन, दैट इज सेल इज मेड विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट, टू टैक्सेज सीजीएसटी एंड एचजीएसटी आर चार्ज, दो टैक्सेस होते हैं, सीजीएसटी और एचजीएसटी यहाँ पे चार्ज होते हैं। सीजीएसटी कौन लेता है, वो लेता है सेंट्रल, और एचजीएसटी कौन लेता है, वो लेता है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आता है यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी व्हेन द सेल इज मेड विद इन द यूटी, जब विद इन द यूटी होगी सेल, यूटीजीएसटी इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो जेएंडके में कौन सा जीएसटी होता है, यूटीजीएसटी। अभी इससे पहले कौन था, इससे पहले एचजीएसटी था, ठीक है गाइज, या सीजीएसटी भी था, ठीक है। नोट, आपको नोट क्या करना है, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इम्पोज्ड जीएसटी ऑन सर्विसेज, याद रखना सर्विसेज पे भी जीएसटी लगाया गया है विद द सेम 4 टायर टैक्स, यानी कि गुड्स पे 4 टायर टैक्स होते हैं, सर्विस पे भी 4 टायर टैक्स होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द गुड्स एज ए गुड्स, ठीक है। जीएसटी रेट्स ऑन सर्विसेज, क्या क्या रेट्स है जीएसटी की, ठीक है, जो सर्विसेज में होती है, दैट इज़ 5%, 12%, 18%, 28%, याद रखना। कम्स विद वेरियस प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज मीन्स इसमें क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेज फॉर द कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। हाउएवर गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विस, याद रखना जहाँ पे एजुकेशन सर्विस होगी और हेल्थ सर्विस होगी, ठीक है, वहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं लगाया गया, वो वहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है, दैट मीन्स वहाँ पे ये जीएसटी लागू नहीं होता फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी गाइज, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ज़रूरी पढ़नी है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है ना, ये आ सकते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है, याद रखना रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है अगर कोई बंदा विद इन टेरिटरी रहता है, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है, अगर इसमें कोई बंदा रहता है, चाहे वो इंडिया का ही क्यों ना हो या चाहे वो बाहर का ही क्यों ना हो, चाहे वो 15 डेज क्यों ना रहे, 4 दिन क्यों ना रहे, इसको हम बोलेंगे तब तक ये रेजिडेंशियल स्टेटस है। या अगर कोई इंडिया का बाहर होता है, बाहर रहता है किसी और कंट्री में, तो ये गिना नहीं जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस में, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस इज द टर्म, ये वो टर्म है कॉइनड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये किस में आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये टर्म लिखी गई है, एंड हैज़ नथिंग टू डू विद नेशनलिटी और डोमिसाइल ऑफ ए पर्सन, इसका कोई वास्ता नहीं होता है कि इसकी ये जो पर्सन है इसकी नेशनलिटी क्या है या इसकी डोमिसाइल क्या है, किस स्टेट से वाबस्ता रखता है या किस यूटी से है, नहीं। एन इंडियन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, कैन बी नॉन रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है फॉर इनकम टैक्स पर्पज, उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वेयर एज द फॉरेन कैन बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पज। फॉर इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा रह रहा है बाहर का, ठीक है, इंडिया में, इसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर इंडिया का कोई दूसरी जगह रहता है उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इनकम टैक्स है ना वो उस कंट्री को देगा जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि नेशनलिटी के साथ कोई वास्ता नहीं, ठीक है गाइस। इंडिया का होने के बाद भी वो इनकम टैक्स इंडिया को नहीं दे सकता जो कि बाहर होगा इंडिया से, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस
ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द टेरिटोरियल कनेक्शन ऑफ ए पर्सन। याद रखना, मैंने अभी बोला टेरिटरी पे डिपेंड करता है विद द कंट्री, दैट इज फॉर हाउ मेनी डेज ही हैज़ फिजिकली स्टेड इन इंडिया, कितने दिन ये रहा इंडिया में, तो ये मायने रखेगा, ना कि इसका मतलब इसकी नेशनलिटी। ठीक है गाइस, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन में चेंज ईयर आफ्टर ईयर। याद रखना, ईयर आफ्टर ईयर चेंज हो सकता है रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी एक साल में फर्ज इंडिया में है तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है इसकी, इंडिया की। उसके बाद ये फ्रांस गया, इसकी रेजिडेंशियल स्टेटस ख़त्म हो गई। ठीक है, ये फ्रांस का बन गया अब। ठीक है, उसके बाद आता है और एक आपको टर्म याद रखनी है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर। पहले मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। ठीक है गाइस, हाँ, प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर का मतलब देखो, ये प्रीवियस ईयर जो है ना, ये जनरल नहीं है, ये इनकम टैक्स या इनकम या अभी जो हम पढ़ रहे हैं टैक्सेशन, इसके हिसाब से प्रीवियस ईयर देना है, देखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर इन विच अ पर्सन अर्न्स इनकम। याद रखना, प्रीवियस ईयर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 2020 में क्या किया, मैंने अभी 2 लाख रुपए कमाए। ठीक है, और 2021 आ गया। अब मुझे इस टू लाख का जो इनकम टैक्स होगा ना मेरा, वो 2020 में नहीं देना पड़ेगा, वो मुझे 21 में देना पड़ेगा। दैट मीन जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर जहाँ पे जब इनकम कमाई जाती है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और जब इनकम टैक्स देना होता है ना, जिस ईयर में इनकम टैक्स देना होता है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे ना। तो प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर इन विच अ पर्सन अर्नस इनकम। अ पर्सन डेफिनेशन, ठीक है, पर्सन डेफिनेशन इट इज़ नोन एज इनकम ईयर। याद रखना, प्रीवियस ईयर को हम इनकम ईयर भी बोलते हैं, क्यों? इसमें इनकम हम कमाते हैं ना। उसके बाद आता है असेसमेंट ईयर। मैंने अभी बोला असेसमेंट ईयर मीन जब जब आप टैक्स भरते हो, ठीक है, उस इनकम का। फॉर एग्जाम्पल 2020 में आपने इनकम का कमाई, लेकिन टैक्स आप कब भरोगे? 2021 में। ठीक है, उसको उस ईयर को जब आप टैक्स भरोगे, जिस ईयर में टैक्स भरोगे उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। जैसे कि असेसमेंट ईयर इज दैट ईयर इन विच द इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर इज पुट टू द टैक्स। ये इनकम जो है अब ये टैक्स में ठीक है मुलविस होगी। इट इज़ नोन एज इनकम टैक्स ईयर। इसको हम इनकम टैक्स ईयर भी बोल सकते हैं, बिकॉज क्यों? दिस इज़ द ईयर इन विच वी आर पेइंग टैक्स। ये वो साल है जब आप टैक्स पे करते हो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम और एक नाम से बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर भी, बिकॉज इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद आता है एसएससी। ठीक है, एसएससी आप याद रखना। एसएससी इज अ पर्सन हुज इनकम इज एक्सेस्ड कैलकुलेटेड अंडर इनकम टैक्स। याद रखना, फॉर एग्जांपल ए बंदा है, ठीक है, और बी बंदा है। ए बंदा जो है ये कोई इनकम टैक्स नहीं देगा, क्यों? इतना कमाता ही नहीं है जितने, ठीक है, उतना ज़्यादा कमाता नहीं, तो इस पे इनकम टैक्स नहीं चढ़ता। अगर बी पे चढ़ता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, तो बी को चढ़ता है, तो इसको तो गवर्नमेंट क्या करेगा? ये कैलकुलेट करेगा कि इसका क्या है, इसका कितना टैक्स चढ़ा है इस साल। तो बी जो है ना, इसी को हम बोलेंगे एसएससी। ये जो पर्सन है ना, पर्सन को ही हम एसएससी बोलेंगे। ए भी पर्सन है लेकिन इसको एसएससी नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि एक इसका टैक्स है ना, वो कैलकुलेट ही नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, तो जिसका कैलकुलेट होगा वही एसएससी होता है। एसएससी इज अ पर्सन हुज इनकम इज असेस्ड कैलकुलेटेड अंडर इनकम टैक्स। ठीक है, 1961 के हिसाब से। ठीक है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम असेसमेंट। ये कहाँ से मतलब निकाला गया ये वर्ड? असेसमेंट से। असेसमेंट ईयर मीन्स जहाँ पे हम जिस ईयर में हम टैक्स देंगे, तो एसएससी भी वो इंसान जो उस ईयर में टैक्स भरेगा। ठीक है, एसएससी कैन बी इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, या एनीवन हु हैज़ टू पे टैक्स, या कोई भी जो टैक्स दे सकता है या देने वाला है। अब इसके कुछ टाइप्स है एसएससी के, जैसे ऑर्डिनरी एसएससी है, एनी पर्सन हुज इनकम इज असेस्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। वो इंसान जिसकी जो इनकम है ना, वो एसेस की गई है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, उसी को हम ऑर्डिनरी एसएससी बोलते हैं हम। इट इज़ इमैटीरियल वेदर ही हैज़ पेड टैक्स और नॉट। याद रखना, इसने टैक्स भरा है या नहीं अभी भरा है, लेकिन ये टैक्स, इसको टैक्स भरना है ना, ठीक है, या इसने भरा है या नहीं भरा है, लेकिन ये टैक्स के काबिल हुआ ना, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी एसएससी। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव और डीम्ड एसएससी। इसको हम क्या बोलेंगे? द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स एक्चुअल एसएससी। वो पर्सन जो एक्चुअल एसएससी होता है। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर ऑर्डिनरी क्या होता है देखो जी। फॉर एग्जांपल देखो जी, पहले हम रिप्रेजेंटेटिव हम देखेंगे।
एक्चुअल फॉर एग्जाम्पल इस पे जो इनकम टैक्स भरा, ये इस पे जो इनकम टैक्स आया और इसने भरा भी, तो इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। हुज इनकम इज एसेस्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। इन केस ऑफ पर्सन डाइज, अगर पर्सन मरा, ठीक है, आफ्टर राइटिंग हिज विल, his eldest son will be deemed as SC। deemed SC means अगर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मरा, तब जाके क्या होता है, उसका जो बड़ा बेटा होगा या जो भी होगा, ठीक है, वो माना जाएगा कि डीम्ड एड एसएससी, ठीक है। इन केस ऑफ माइनर, अगर वो माइनर होगा तो उसके गार्डियन को डीम्ड बोलेंगे, ठीक है, डीम्ड एड एज एसएससी। उसके बाद आता है इसका तीसरा टाइप, दैट इज एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट मीन्स अ पर्सन इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट इफ ही फेल्स टू फुलफिल हिज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। याद रखना, इसको जितना भरना है, अगर ये फेल हुआ भरने में, इसको हम बोलेंगे एसएससी इन डिफॉल्ट, ठीक है गाइस, ये डिफॉल्ट में है। उसके बाद फिफ्थ जो हमने टर्म पढ़नी है वो है टैक्स अवॉइडेंस। मेन टर्म है, याद रखना, टैक्स अवॉइडेंस क्या बोला जाता है। टैक्स अवॉइडेंस लीगली कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस टैक्स। आप टैक्स को अवॉइड करते हो लीगली, लेकिन याद रखना लीगली उसको हम टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं हम, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस इज़ अ लीगल एक्टिविटी, याद रखना, लीगल एक्टिविटी। अगर आप अवॉइड करते हो ना, लेकिन कैसे आप अवॉइड करोगे वो मैं बताऊंगा, किस तरीके से आपको अवॉइड करना है, ठीक है, जिससे आप टैक्स से बच सकते हो, इनकम टैक्स से बच सकते हो, ठीक है। तो इन विच, हाँ, टैक्स अवॉइडेंस इज अ लीगल एक्टिविटी इन विच अ पर्सन अवॉइड्स टैक्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ शॉर्ट कमिंग ऑफ टैक्स रूल्स। ये क्या करता है, एडवांटेज लेता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 लाख रुपीज़ है, मुझे इसका टैक्स भरना है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि मैं जो है 25 लाख इन्वेस्ट करूँगा। अब बचा कितना, 5 लाख। 5 लाख में कितना आएगा टैक्स, फॉर एग्जांपल वो आएगा 10K या फॉर 50K, ठीक है। तो 50K ही ये इनकम, ये टैक्स भर सकता है। इसको असल में कितना देना था, 1 लाख, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये इन्वेस्ट कर सकता है, ये लीगली होता है। तो दैट मीन्स इसने टैक्स अवॉइड किया, इसको 1 लाख भरना था, ये अब भर रहा है 50K ही। तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से लीगल एक्ट है, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहा है किसी और जगह, तो इसको खाली देना पड़ेगा 5 लाख का टैक्स। तो इसने अवॉइड किया ना, तो ये लीगली एक्ट होता है, ठीक है गाइज। तो फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग इन LIC पॉलिसी में आप करते हो, पर्सन कैन अवॉइडेंस टैक्स अप टू 2 लाख। तो कब तक कितना टैक्स वो अवॉइड कर सकता है, 2 लाख तक अवॉइड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है टैक्स इवेजन। याद रखना है, इसका उल्टा है, ये भी अवॉइडिंग है टैक्स का, लेकिन इलीगली। वो लीगली था, इलीगली है। फॉर एग्जाम्पल किसको टैक्स भरना है, वो भरता ही नहीं है, तो ये इलीगल एक्ट है, इसका टैक्स इवेजन, उसी को टैक्स इवेजन हम बोलते हैं। टैक्स इवेजन इज ए इलीगल एक्टिविटी इन विच अ पर्सन और एंटिटी डेलिबरेटली अवॉइड टैक्स। ये डेलिबरेटली अवॉइड करता है, ना ही इन्वेस्ट करता है ना कुछ, ठीक है, फिर भी ये डेलिबरेट करता है अवॉइड टैक्स को भरना, तो उसको हम बोलते हैं टैक्स इवेजन। इस पर आपको क्या लग सकता है, ये इस पर आपको जेल भी हो सकती है गाइस, ठीक है। यूजुअली अ पर्सन इवेड्स टैक्स बाय शोइंग फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या कर सकता है, कैसे ये दिखा सकता है, फॉर इसने 30 लाख रुपीज़ कमाए, लेकिन ये दिखाता है 5 लाख ही रुपीज़ कमाए, ठीक है, या 2 लाख ही रुपीज़ में इसने कमाए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही दिखाता है, हमने 2 लाख ही रुपीज़ इस साल कमाए, ठीक है। तो फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकता है, तो ताकि ये टैक्स अवॉइड कर सकता है, लेकिन ये इलीगल एक्ट है, इसको ये पनिशेबल भी हो सकता है एज पर लॉ, ठीक है गाइस। उसके बाद ये हो गई सारी हमारी टर्म्स, लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे टैक्सेस जो सेंट्रल टैक्स में गिना जाता है, और कुछ ऐसे टैक्स जो स्टेट टैक्सेस होते हैं, ठीक है गाइस। सेंट्रल टैक्स में क्या क्या आता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सैनवेट, स्पेशल गिफ्ट, CVD, सेंट्रल सेसेस एंड सरचार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपको लिस्ट याद रखना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टेट टैक्सेस, वैट है स्टेट टैक्स, GST है, कौन सा स्टेट, लेकिन SGST है, ठीक है। एंट्री टैक्स ऑक्ट्राई है, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, टैक्स ऑन बैटिंग लॉटरी होता है, ये सारा स्टेट टैक्स होता है। परचेज टैक्स होता है, सेंट्रल सेल टैक्स होता है, हालांकि ये सेंट्रल लिखा है, लेकिन याद रखना सेंट्रल सेल टैक्स स्टेट टैक्स होता है, ना कि सेंट्रल टैक्स, ठीक है। टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट होता है, सेंट्रल सेसेस, स्टेट सेसेस एंड सरचार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी स्टेट टैक्स होता है। नोट क्या करना है आपको, याद रखना है, एवरी कंट्री हैज़ फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ इट टैक्स स्ट्रक्चर। ये टैक्स स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपको ये वही सर ने भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, फिर भी मैं थोड़ा सा नज़र दूंगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे छूटे ना, अगर कोई भी आए। देखो जी, आपको सिलेबस में क्या दिया गया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो इसमें 3 टाइप्स के हो सकते हैं क्लासिफिकेशन, 4 कैटेगरी में हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, स्पेसिफिक एंड एड वॉल्यूम टैक्स, सरचार्ज एंड सेसेस, ठीक है गाइस।
तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा क्योंकि ये सिलेबस में है। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स अभी हम 3 पढ़ेंगे ताकि आपका ये भी थोड़ा सा एक तो रिवाइज भी हो जाएगा, एक तो क्या होगा आप थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? द प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स एज द इनकम ऑफ पर्सन गोज अप द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन हिज इनकम गोज अप। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की इनकम 2 लाख रुपीज़ है, इसका रेट है 5%, ठीक है, इनकम टैक्स का। अगर इसकी इनकम इंक्रीज हो गई, फॉर एग्जांपल 4 लाख इसकी इनकम, तो इसका 8% भी तो हो सकता है क्या इसकी रेट इनकम टैक्स की। तो दैट मीन्स अगर इसकी इनकम बढ़ती है तो उसके हिसाब से इसका रेट भी बढ़ता है टैक्स का, ठीक है गाइज। उसी को हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं हम, ठीक है। सो दैट हायर इनकम्स ही पे मोर, जिसकी हायर इनकम्स होगी वो मोर टैक्स देगा। उसके बाद इसका अपोजिट होता है दैट से रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स अंडर विच एज एन इनकम ऑफ द पर्सन गोज अप। अगर किसी की इनकम ज़्यादा बढ़ गई, ऊपर क्या था उसका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, द रेट ऑफ टैक्स गोज डाउन। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे रेट जो है टैक्स का वो कम होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता, अगर ये बढ़ता था तो ये भी बढ़ेगा। अगर यहाँ पे क्या है रिग्रेसिव मीन्स अगर ये इंक्रीज होगा इसकी इनकम तो लेकिन इसका टैक्स भी साथ साथ डिक्रीज होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जिसकी कम इनकम होती थी उसका रेट जो है वो ज़्यादा होता था, ठीक है। सो दैट द हायर इनकम्स हिज टैक्स बर्डन इज रिलेटिवली लोअर, मीन्स जिसकी हायर इनकम्स थी उसकी जो टैक्स बर्डन है वो कम होती थी। नो कंट्री में ऑप्ट फॉर रिग्रेसिव टैक्स, या ना कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है ना जो रिग्रेसिव टैक्स लगाती है, ठीक है गाइस। उसके बाद आता है स्पेसिफिक टैक्स। A specific tax is a tax which may be imposed on commodity on the basis of specific feature. For example, कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, इसका कोई स्पेसिफिक फीचर होगा, इस पे अगर टैक्स लगाया जाएगा तो वो स्पेसिफिक टैक्स होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या स्पेसिफिक फीचर क्या हो सकता है? लेंथ हो सकती है, विड्थ, क्वांटिटी, वेट एसेट्रा। फॉर एग्जांपल टैक्स ऑन सिगरेट्स इन इंडिया, ठीक है, इज इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिगरेट लेंथ। याद रखना टैक्स अगर फॉर एग्जाम्पल सिगरेट होते हैं, ये एक छोटा सिगरेट, ये बड़ा, याद रखना इस पे ज़्यादा टैक्स चढ़ेगा, इस पे कम। तो ये लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं किसमें, इंडिया में। तो यहाँ ये स्पेसिफिक टैक्स होता है। उसके बाद आता है एडवलोरम टैक्स। एडवलोरम टैक्स क्या होता है? देखो जी, एन एडवलोरम टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन अ कमोडिटी ऑन द बेस ऑफ टोटल वैल्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड और प्राइस ऑफ द कमोडिटी। याद रखना फॉर एग्जांपल कितना मैंने भेजा, कितने क्वांटल्स मैंने राइस भेजे, फॉर 20 क्वांटल्स मैंने राइस भेजे, ठीक है। तो किसी ने 40 क्वांटल्स राइस भेजे, तो इसके हिसाब से जो टैक्स लगेगा क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है, या कितना मैंने भेजा, ठीक है, या कितना मैंने प्रोड्यूस किया, या कितना मैंने भेजा, या इसकी प्राइस कितनी है, उसके हिसाब से तो उसको हम बोलते हैं एडवलोरम टैक्स, ठीक है। उसके बाद आता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होते हैं? एक मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा, गला खुश्क हो गया आज। देखो जी, सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। याद रखना जब टैक्स पे भी टैक्स चढ़ेगा ना उसको हम सरचार्ज बोलेंगे। अभी बताओ कैसे ये चढ़ता है? विच इज इम्पोज्ड ऑन इनकम अबाउट अ सर्टेन लेवल विद द व्यू ऑफ सॉरी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए ये टैक्स लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे अगर किसी की 5 लाख रुपीज़ है फॉर एग्जांपल इनकम, तो उसको फॉर एग्जांपल 20% टैक्स देना पड़ेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर किसी ये कब तक फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं कि 7 लाख तक, 5 to 7 लाख तक ये 20% ही ठीक है, देगा। और अगर इसकी 8 लाख होगी तो इसको 20 नहीं, इसको 22% देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो टैक्स था ना इस पर भी इंक्रीज़ हो गया, टैक्स पे भी टैक्स इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। ताकि इनइक्वालिटी को कम कर सके, ठीक है। कोई गरीब ना रहे और कोई अमीर ज़्यादा से ज़्यादा अमीर ना हो, सेम के सेम रहे सारे। एंड मेक द टैक्स स्ट्रक्चर मोर प्रोग्रेसिव। इससे क्या होगा? प्रोग्रेसिव बनेगा टैक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुपर टैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर टैक्स, क्योंकि ये, ठीक है, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन सुपर रिच, क्योंकि ये सुपर रिच जो है बंदे, जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, टाटा है, टाटा बिरला, क्या उसका नाम है, ठीक है, बिरला ग्रुप्स, ठीक है, तो वो उन पे ये लगभग चढ़ाया जाए। उसके बाद आता है सेस। सेस मीन्स सेस इज ए लिवे मीन्स टैक्स ही मानो, ठीक है, विच इज़ इम्पोज टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इट मे बी विड्रॉन वंस द ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह काम करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये करना है 2 ईयर्स तक ये कंप्लीट है काम, ठीक है, तो आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा
क्या लगेगा कि 2 ईयर तक आपको टैक्स लगेगा, फॉर एग्जांपल 10% आपको टैक्स लगेगा। जब आप ये 2 ईयर्स ख़त्म करोगे, ये आप विड्रॉ भी कर सकते हो, आप वापस भी ले सकते हो ये टैक्स जो है, ठीक है। अगर आपने बराबर टाइम तक जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अपना ख़त्म किया तो आप ये विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये सारा कुछ था आपका टैक्सेशन, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो पढ़ना चाहता है वो अपनी मर्ज़ी से पढ़े, ठीक है। अगर कोई पढ़ना चाहिए वो अच्छी बात है, अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है गाइज। तो बाकी इसमें तो मतलब ये भी बहुत ज़्यादा है, अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे भी तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही, तो इसी में से आने वाला है गाइज, ठीक है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, कल मिलते हैं हम और एक टॉपिक के साथ, जिसका ना जो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट और सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल बेस्ड एंट्री सिस्टम भी हम करेंगे कल से स्टार्ट, ठीक है। 2 उसमें लेक्चर्स आएंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, ठीक है। आपकी दुआ ही है जो हम तक पहुंच सकती है, ठीक है गाइज। तो ज़रूरी है आप कि हमारे लिए प्रे करो, हमारा भी हक बनता है गाइज, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।